नमस्कार। ये वीडियो स्वदेशी के ऊपर है। आधे घंटे का वीडियो है और इसी का पार्ट 2 दूसरा वीडियो है आधे घंटे का स्वदेशी के ऊपर कि किस तरह से स्वदेशी को बढ़ावा दे सकते हैं, कौन कौन से कानूनों से। मतलब ये वीडियो का ध्येय ये एक्सप्लेन करना कि कौन से कानून हम गैजेट में छपवा के स्वदेशी को बढ़ावा दे सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों का बढ़ता हुआ प्रभाव दमन कम कर सकते हैं। गैजेट यानी हर एक सरकार, भारत सरकार, राज्य सरकार हर महीने हर 15 दिन एक गैजेट छापती है। इसमें आदेश होते हैं कलेक्टर के लिए, सेक्रेटरी के लिए, सबके लिए, और पूरी सरकार है वो इनके दिए हुए आदेशों के आधार पर चलती है। तो यदि हमें सरकार में कोई भी परिवर्तन चाहिए तो सबसे पहले ये सोचना है कि गैजेट में हम क्या छपवाएंगे ताकि हमें जो परिवर्तन चाहिए वो आ सके। तो सबसे पहले आता है सवाल स्वदेशी क्यों। मेरी कुछ जो दरखास्तें हैं, जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटी अभी 30% है, वो बढ़ के 300% होनी चाहिए। तो अक्सर लोग कहते हैं कि भाई ऐसा क्यों करना चाहिए, क्यों हम चीज़ों के डबल दाम दे या 3 गुने दाम दे या 4 गुने दाम दे, मिलेगा क्या स्वदेशी से। मोबाइल फ़ोन हो वो मेड इन इंडिया हो या मेड इन चाइना हो, वो क्या उससे क्या फ़र्क पड़ता है जब तक हम फ़ोन कर सकते हैं। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आंसर है हथियार। स्वदेशी का पहला अर्थ है कि क्या हम हथियारों का उत्पादन खुद कर रहे हैं और हथियारों के उत्पादन के लिए जो चाहिए वो कर रहे हैं। हथियारों का उत्पादन क्यों खुद करना है? बाहर से प्लेन ले आए, बाहर से टैंक ले आए, बाहर से सारे हथियार ले आए, बाहर से बंदूकें, गोलियां, सब कुछ इंपोर्टेड। तो ऐसा एक आपको गूगल करना पड़ेगा, हार्डवेयर ट्रोजन और दूसरा किल स्विच, और एक और गूगल करना किल स्विच रडार सीरिया या हार्डवेयर ट्रोजन रडार सीरिया। तो आपको जानकारी मिलेगी इसमें कि सीरिया ने एक टॉप ऑफ द लाइन रडार खरीदा, यूके या फ्रांस में, भूल गया किससे खरीदा था, और वो रडार बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा था, मक्खी भी डिटेक्ट कर ले। लेकिन एक दिन इजराइल प्लेन जब बम फेंकने के लिए आए तो रडार ने उस प्लेन को डिटेक्ट नहीं किया। मतलब जो रडार की इतनी अच्छी क्वालिटी थी कि मक्खी को भी डिटेक्ट कर ले, वो उस दिन वो इजराइल के प्लेन उसने डिटेक्ट नहीं किया। और उसका कारण माना जाता है कि फ्रांस के जिस कंपनी ने वो रडार बनाया था उसमें किल स्विच रखी थी कि एन मौके पे वो रडार जब किल स्विच एक्टिवेट होगी तो 15 मिनट आधे घंटे के लिए काम नहीं करेगा। और उस समय इजराइल के प्लेन आए और काम तमाम करके चले गए। जितने भी कॉम्प्लेक्स वेपन है, कॉम्प्लेक्स वेपन यानी प्लेन, टैंक, मिसाइल वगैरह, वो सारे बनाने वाले देश होते हैं, वो उनकी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हमेशा कहीं ना कहीं किल स्विच रख के ही देते हैं। जितने भी मेड इन अमेरिका प्लेन है, समझो कि वो किल स्विच के साथ है। फ्रांस के प्लेन है उसमें भी किल स्विच है, रशिया के प्लेन है उसमें भी किल स्विच है। यानी जिस दिन फ्रांस ने तय किया कि वो नहीं चाहता कि वो प्लेन न उड़े, वो चाहता है कि प्लेन न उड़े, उस दिन वो प्लेन नहीं उड़ेंगे। इसलिए जरूरी है कि सारे जितने हो सके ज्यादा, सारे मैं तो कहूँगा हथियारों का उत्पादन भारत में हो। लेकिन हथियारों के उत्पादन के लिए क्या चाहिए? सिर्फ पैसा नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हथियारों के उत्पादन के लिए इंजीनियरिंग स्किल। कि क्या तुम्हारे आदमियों के पास स्किल्स है कि वो हथियार बना सके। जैसे कि हमारे देश में 50 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है, पर क्या हमारे देश में इंजीनियर है कि जो इस तरह का मोबाइल बना सके, एलसीडी, मोबाइल सीपीयू, जो भी इसमें चिप्स आती है वगैरह बना सके? तो हमारे पास मोबाइल बनाने की अभी कोई स्किल नहीं है। चिप भी इंडिया में नहीं बनते। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर जो 8 बिट चिप यूज होता है, 8 बिट ही है, 8057 या 8057, वो भी इंपोर्ट होता है अमेरिका से। इंडिया में एक भी फैक्ट्री नहीं है क्योंकि मनमोहन सिंह ने ऐसी फैक्ट्रियां बनने ही नहीं दी, लाइसेंस ही नहीं देते सेमीकंडक्टर फाउंड्रीज के लिए। तो इंडिया में 32 बिट, 64 बिट और 128 बिट सीपीयू बनने की बात तो बहुत बाद में आएगी। तो इसलिए क्योंकि हमें खुद हथियार बनाने हैं और इसलिए ये सारी चीजों का उत्पादन भारत में होना चाहिए। कि मेड इन इंडिया, गाड़ी क्यों मेड इन इंडिया होनी चाहिए? कि यदि कार मेड इन इंडिया है
यदि कार बड़ी करोड़ों की संख्या में इंडिया में बन रही है तो इंजीनियर को ऑटोमोबाइल बनाने की कैपेबिलिटी उसमें आएगी, तो वो इंजीनियर कल टैंक बना सकता है, उसके बाद वो इंजीनियर प्लेन बना सकता है। क्यों डोमेस्टिक प्लेन, जो कॉमर्शियल प्लेन बोलते हैं, कॉमर्शियल प्लेन क्यों मेड इन इंडिया होने चाहिए? क्योंकि यदि कॉमर्शियल प्लेन मेड इन इंडिया में कॉमर्शियल प्लेन बनेंगे तो भारत के इंजीनियरों में यदि कॉमर्शियल प्लेन बनाने की कैपेबिलिटी आएगी तो वो कल फाइटर प्लेन बना पाएंगे। इसी तरह से यदि हमें बड़े पैमाने पे हथियार बनाने की स्किल चाहिए तो सिविलियन इकोनॉमी पे ये बर्डन डालना पड़ेगा कि वो हर हाल में इस तरह से डिजाइन स्ट्रक्चर की जाए, उसको फ्रेम की जाए कि जिसमें हजारों लाखों इंजीनियरों को उत्पादन की स्किल मिल रही है और उससे वो यहां पे उत्पादन हो रहा है ताकि वो उत्पादन करने की स्किल आगे जाके डिफेंस में काम आ सके। अब आता है कि कौन से कानूनों के से हम स्वदेशी को बढ़ावा दे सकते हैं। तो पहले मैंने यहां प्रपोज किया है, ये मेरी किताब रेफरेंस मटेरियल है rahulmehta.com/301.htm, rahulmehta.com/301.htm। वो आपको गूगल डॉक्स पे ले जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ। उसका चैप्टर 41 है आरआरजी प्रपोजल टू इंक्रीज स्वदेशी, और दूसरे चैप्टर जो रिलेटेड चैप्टर है उसमें से एक है चैप्टर 24 आरआरजी प्रपोजल टू इंप्रूव मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि सबसे ज्यादा स्वदेशी में मेरा भार है, भारत के अंदर हथियारों का उत्पादन करना। और दूसरा एक चैप्टर है आरआरजी प्रपोजल टू इंक्रीज इंजीनियरिंग स्किल्स। ये तीन चैप्टर स्वदेशी से रिलेटेड है। चैप्टर 26 आरआरजी प्रपोजल टू इंप्रूव इंजीनियरिंग स्किल्स इन इंडिया। तो स्वदेशी के लिए जो लीगल प्रपोजल सबसे पहली है, क्योंकि हमें गैजेट में छपवानी चाहिए प्रधानमंत्री को समझा कर या धमका कर, जो भी आपको तरीका ठीक लगे, एक नई तरह की कंपनी का प्रपोजल, वो है WIOC कंपनी, WOIC कंपनी, होली ओन्ड बाय इंडिया कंपनी। कंपनी एक्ट जो है, कंपनी एक्ट 1956, उसके अंतर्गत अलग अलग तरह की कंपनियां हैं। सबसे बेसिक कंपनी होती है प्रोप्राइटरशिप, उसके ऊपर आता है पार्टनरशिप, उसके ऊपर आता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी वगैरह वगैरह। तो जो WOIC कंपनी है, एक अलग तरह की कंपनी इंट्रोड्यूस होगी उसमें एसेंशियल फीचर क्या है कि यदि कोई कंपनी ने बनते समय अपने आप को WOIC का रजिस्ट्रेशन लिया है तो उसका शेयर एक हिंदुस्तान का नागरिक ही खरीद सकता है और कोई विदेशी नागरिक नहीं खरीद सकता, NRI भी नहीं खरीद सकता। मतलब जो NRI इंडिया का नागरिक है वो खरीद सकता है। उसके बाद उसका शेयर कौन खरीद सकती है? सरकार की कंपनी खरीद सकती है, सरकार खरीद सकती है। उसके बाद उसका शेयर कौन खरीद सकती है? कोई और WOIC कंपनी। यानी इसका शेयर कोई विदेशी कंपनी नहीं खरीद पाएगी, FII नहीं खरीद पाएगी। चैरिटेबल ट्रस्ट भी तभी खरीद पाएगा जब चैरिटेबल ट्रस्ट इंडिया में रजिस्टर्ड है और उसके सारे ट्रस्टीज इंडियन है। कोई बैंक भी तभी खरीद पाएगी जब वो बैंक 100% इंडियन ओन है। यदि वो बैंक में 1% भी शेयर विदेशी का है तो वो बैंक इस कंपनी का शेयर नहीं खरीद पाएगी। तो WIOC कंपनी से फायदा क्या है कि हमें पता चलेगा कि हम जिस कंपनी को स्वदेशी कह रहे हैं वो सचमुच स्वदेशी है या नहीं। जैसे उदाहरण के लिए कहिए भी कोका कोला, तो कोका कोला की सब्सिडरी है कोका कोला इंडिया, तो कोका कोला वाले कहेंगे ये तो कोका कोला इंडिया, या कल सुबह नाम बदल दिया उन्होंने। मान लो कल वो नाम बदलते थे कि स्वदेशी कोला, तो उससे क्या हम मान लेंगे कि वो स्वदेशी कंपनी हो गई। तो उसके लिए हमें शेयर स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि भाई कितने % शेयर होल्डर इसके विदेशी और भारत के हैं। अब पता चला कि इसके आधे शेयर मॉरिशस में है, 1/3 शेयर केमिन आइलैंड में है, तो पता कैसे चलेगा कि वो भारतीय है या विदेशी है? इसी तरह से हमने मान लो कि कंपनी XYZ है कोई, कि हम मानते हैं कि वो भारतीय कंपनी है, पर देखा कि भाई उसके 20% शेयर मॉरिशस में है, 10% शेयर केमिन आइलैंड में है, 15% शेयर किसी म्यूचुअल फंड ने खरीद के रखे हैं। तो पता कैसे चलेगा कि वो भारतीय है या नहीं? तो उसमें ये WIOC का कंसेप्ट काम आएगा कि यदि वो कंपनियों ने WIOC का लेबल लिया है
तो ये गारंटीड है कि उसके शेयर यदि किसी विदेशी के पास जाएंगे तो तुरंत कॉन्फिस्केट हो जाएंगे और शेयर ट्रांसफर करने वाले को जेल की सजा होगी। यानी वो शेयर विदेशी लेगा ही नहीं, क्योंकि लेगा तो दूसरे दिन उसकी वैल्यू उसके लिए जीरो हो गई। तो जो भी ओनर हो, एक तो वो पब्लिकली नोन होगा कि कौन है, वो कोई ट्रस्ट है तो ट्रस्ट के ओनरशिप के नाम वेबसाइट पे आएंगे। यदि वो कोई दूसरी WIC कंपनी है तो वो कंपनी और उसके मालिक के नाम भी वेबसाइट पे होंगे। वो कोई इंडिविजुअल है तो आएगा कि वो इंडिविजुअल है, कॉन्फिडेंशियलिटी न रखनी वो दूसरा कानून डिसाइड करेगा, पर इससे तय हो जाएगा कि ये कंपनी WIC है। तो एक कंपनी एक्ट में एक नए तरह का सेक्शन डालना पड़ेगा, जिसका मैंने आपको समरी दिया। उसके बाद हम और कानून पास कर सकते हैं कि भाई जैसे दवाई की कंपनी में सिर्फ WIC काम कर पाएगी, तो ऑटोमेटिकली 3 साल 4 साल जो भी मोहलत उसमें रखते हैं उसमें विदेशी कंपनियों को निकलना पड़ेगा, या तो वो अपने शेयर किसी को बेच दे, जो करना है करें, लेकिन उनको निकलना पड़ेगा। फिर हम दूसरा कानून पास करते हैं, करना हो तो कि भाई खाने पीने के आइटम में सिर्फ WIC होगी, तो उससे ऑटोमेटिकली दूसरी कंपनियों को निकलना पड़ेगा, जो कि कोका कोला या पेप्सी कोला जो भी है। और माइनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हथियार के बाद आती है माइनिंग। जो मेरा मेन प्रपोजल वो है कि WIOC में माइनिंग कंपनियां सिर्फ WIOC होगी, तो इससे विदेशी कंपनियां भारत में माइनिंग के बिजनेस में नहीं आ पाएगी, रिफाइनिंग के बिजनेस में नहीं आ पाएगी। और फिर एक के बाद एक जो इंपॉर्टेंट फील्ड है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन पे भी हम WIOC रखते हैं, यानी कि जितनी भी फोन कंपनियां हैं वो विदेशों के हाथ में नहीं जाएगी। जो टेलीकॉम कंपनी में मनमोहन सिंह ने डिसीजन लिया था, मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव ने, जो कि वर्ल्ड बैंक की सरकारें थी, नरसिम्हा राव को IMF और वर्ल्ड बैंक ने प्राइम मिनिस्टर बनाया था। वो कोई उसकी तो औकात नहीं थी कि वो कॉरपोरेशन का इलेक्शन भी जीत सके, तो उसने आते ही वो सारे कानून पास कर दिए जो वर्ल्ड बैंक ने बोला था। और उसमें एक ये था कि टेलीकॉम में विदेशी कंपनियों को आने दो। उसका सबसे रीजन क्या था कि यदि टेलीफोन बिजनेस में विदेशी कंपनी आती है तो टेलीफोन को विदेशी कंपनी को यदि किसी आदमी के फोन को रिकॉर्ड करके सुनना है, विदेशी कंपनी को CEO, फिर वो ऐरा गैरा आदमी हो या कोई बड़ा गवर्नमेंट का अफसर हो या कोई मिनिस्टर नेता हो, तो उसके लिए काम आसान हो गया। और इसी तरह से युद्ध के समय यदि देश को धमकाना है कि इतने इतने काम करो वरना हम तुम्हें तबाह कर देंगे, तो यदि अमेरिका की कंपनी टेलीफोन कंपनी चला रही है तो अमेरिका को भारत को धमकाना बहुत आसान हो गया कि भाई इतने इतने काम करो वरना हम तुम्हारा टेलीफोन नेटवर्क डाउन कर देंगे। तो तुम्हारी सेना भी टेलीफोन नेटवर्क पर डिपेंडेंट है, वो अंधी और बहरी हो जाएगी, और तुम्हारी पुलिस भी टेलीकॉम नेटवर्क पे डिपेंडेंट है, तुम्हारी पूरी इकोनॉमी टेलीकॉम पे चल रही है। इतने इतने काम करो, चलो ये खान दे दो, ये चेंजेस करो वरना टेलीफोन नेटवर्क डाउन कर देंगे। इसलिए विदेशी कंपनियां, खास करके वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह, वो चाहती थी कि भारत को टेलीकॉम में एंट्री मिले। इसलिए उन्होंने नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह से ये कानून पास कराया कि विदेशी कंपनियां यहाँ पे टेलीफोन नेटवर्क खोल सके। तो वो हम WIOC के द्वारा रिवर्स कर सकते हैं कि WIOC का कंपनी एक्ट में एडिशन हो जाए, उसके बाद कानून पास कर सकते हैं कि भाई टेलीफोन में सिर्फ WIOC कंपनी होगी। यानी जो कंपनियां विदेशी है या विदेशियों के पास जितने शेयर है टेलीकॉम कंपनियों के, सेलफोन कंपनियों के, वो उनको 6 महीने में, साल में बेच देने पड़ेंगे। और बाद में नया लॉ ला सकते हैं कि टेलीकॉम में जो इक्विपमेंट यूज होते हैं, फिर वो लोहे का खंभा हो या स्विच हो, वो भी मैन्युफैक्चर्ड बाय WIOC होना चाहिए। इसके बाद एक सारे सेक्टर हम WIOC में डाल सकते हैं आइटम्स को, और इस तरह से हम तय कर सकते हैं कि और ये स्वदेशी को बढ़ावा दे सकते हैं। अब जो कुबुद्धिजीवी है वो कहते हैं कि स्वदेशी वायबल नहीं है। जैसा मेरा दरखास्त है कि 300% इकोनॉमी, तो वो बोलते हैं कि इससे तो देश में प्रलय आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप जापान को स्टडी करो तो जापान 1950 में इसी तरह से ऊपर आया था। 2 तरह से कस्टम ड्यूटी उन्होंने इतनी नहीं बढ़ाई थी, कुछ 150-200% जितनी थी उस समय। उन्होंने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस रखे थे। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस यानी इससे ज्यादा आप नहीं ला सकते। और वो जो कोटा होता था वो किसको देते थे? अधिकतर केस में वो सरकारी कंपनियों को देते थे। तो सरकारी कंपनी भले ही ड्यूटी 150% दे, पर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन की वजह से उस चीज का दाम बढ़ गया, तो वो मार्केट में 2-3 गुने दाम से जाएगी, तो इफेक्टिवली वो पैसा भी सरकार में आएगा। तो उन्होंने कस्टम ड्यूटी राइट हैंड से ना लेने के बजाय लेफ्ट हैंड से ली, पर घुमा फिरा के इफेक्टिवली वहां पे जापान की इकोनॉमी ने 1950-60s, जब तक की इकोनॉमी ऊपर नहीं आ गई, 90s में जाके उन्होंने कस्टम ड्यूटी कम की थी।
वरना 1950 से 1990 40 साल तक वहां पे हाई कस्टम ड्यूटी और क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस का रिजिम रहा था, और इसी से वहां पे लोकल इंडस्ट्री डेवलप हुई थी। अब एक वैलिड क्वेश्चन आता है कि भाई वहां पे इंडिया में भी तो एक जमाने में कस्टम ड्यूटी 250-300% थी, तो यहाँ पे इंडस्ट्री क्यों ऊपर नहीं है? क्योंकि यहाँ पे लिबरलाइजेशन नहीं था। मैं ग्लोबलाइजेशन का विरोधी हूँ, लिबरलाइजेशन का समर्थक हूँ। मैं फिर से बोल दूँ, लिबरलाइजेशन यानी मनमोहन सिंह के लिबरलाइजेशन से नहीं, मैं उसका बाद में अर्थ भी बताऊंगा। ग्लोबलाइजेशन यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी कम करो, विदेशी कंपनियों को भारत में जमीन खरीदने दो, विदेशी कंपनियों को भारत में टेलीकॉम नेटवर्क डालने दो, कॉलेज खोलने दो, उसका कोई फायदा नहीं होता, उसका देश के नुकसान होता है। लिबरलाइजेशन यानी भारत के किसी आदमी को उद्योग धंधा स्थापित करना है तो उसको कम से कम अड़चने होनी चाहिए सरकार की ओर से, मैं उसका समर्थक हूं। कम से कम अड़चन किस तरह से हम दूर कर सकते हैं? जितनी भी अड़चन है वो एक एक लॉ को हम स्टडी करके, कि एक आप आम उद्योगपति को पूछो कि भाई कौन कौन गवर्नमेंट के लोग आपको परेशान करते हैं, तो वो आपको 25 लोगों की लिस्ट देंगे। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, प्रोविडेंट फंड, लेबर कमिश्नर, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, ऑक्ट्रॉय तो निकल गया अभी, फिर कस्टम। तो ये सारा स्टडी करके एक एक कानून में हम चेंज प्रपोज कर सकते हैं। कि जैसे प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय की जिम्मेदारी इतनी कि उसने एम्प्लॉय के प्रोविडेंट खाते में पैसा जमा कर दिया, उसके बाद गवर्नमेंट के वेबसाइट पे आ गया, जिसे एम्प्लॉय भी वेरीफाई कर ले, एम्प्लॉयर भी वेरीफाई कर ले कि पैसा आ गया, और उसके 1 साल बाद उसकी जिम्मेदारी खत्म। मतलब उसकी जिम्मेदारी इतनी होनी चाहिए कि वो पैसा पहुंचा दे, उसकी रिकॉर्ड रखने की सारी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। उसके बाद लेबर कमिश्नर, तो उसका मैंने प्रपोजल दिया है चैप्टर 26 में कि हम इंजीनियरिंग स्किल कैसे इंप्रूव हो सकते हैं। कि एमआरसीएम, जो 5वें चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन किया कि एमआरसीएम यानी मिनरल रॉयल्टी और जमीन की जो सरकारी जमीन से जो आमदनी होती है वो पैसा सीधा नागरिक के खाते में जाएगा, तो उससे लेबर के ऊपर सोशल सिक्योरिटी आ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली लेबर है वो सिक्योर महसूस करेगा। और उसके बाद दूसरा कानून जो प्रपोज किया वो है हायर एंड फायर। हायर एंड फायर यानी कि जो फैक्ट्री का मालिक है वो लेबर को निकाल सके, तो ऑटोमेटिकली उससे लेबर कमिश्नर के जो रिश्वतखोरी है, लेबर कमिश्नर का जो दमन है वो कम हो जाएगा। इस तरह से एक एक डिपार्टमेंट को, ऑक्ट्रॉय को हमें निकाल देना चाहिए। ऑक्ट्रॉय तो अच्छी बात है, निकल गया। सेल्स टैक्स हमें खत्म कर देना चाहिए, इनकम टैक्स भी कम कर देना चाहिए, उसकी जगह वेल्थ टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स लाना चाहिए, ताकि उद्योग व्यक्ति जो उद्योग डालना चाहते हैं उसकी अड़चनें कम हो। फिर स्वदेशी में दूसरा कि हमें स्थानिक उद्योगों को बढ़ावा देना है। तो स्थानिक उद्योगों को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? एक तो उद्योग डालने में सबसे बड़ी तकलीफ कहाँ आती है? जमीन की जो कॉस्ट होती है वो उद्योग को कभी कभी शुरू ही नहीं होने देती। कि कोई आदमी है वो देखता है कि भाई मुझे यहाँ दुकान डालनी है, या तो फैक्ट्री डालनी है, या तो छोटा मोटा कोई गोडाउन खोलना है, तो वो जब देखेगा कि जमीन की कॉस्ट इतनी है तो वो आइडिया कैंसिल कर देता है। तो जमीन की कॉस्ट जितनी कम होगी उतने उद्योग ज्यादा खुलेंगे, बेरोजगारी कम होगी। तो जमीन की कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं? तो उसके लिए प्रपोजल मैंने दिया वेल्थ टैक्स का और इनहेरिटेंस टैक्स का। वेल्थ टैक्स यानी कि आदमी के पास, एक आदमी के पास शहर के अंदर यदि 50 स्क्वायर मीटर 500 स्क्वायर फीट से ज्यादा कंस्ट्रक्शन है पर पर्सन, यानी 5 लोगों का फैमिली है तो 2500 स्क्वायर फीट हो गया, यानी 2 बेडरूम के 2-2.5 फ्लैट हो गए। यदि उतना तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद मार्केट वैल्यू का 1%, यानी जिनके पास शरद पवार जैसे लोग हैं जिनके पास 10-10 हजार फ्लैट है, तो उनको हर साल 100 फ्लैट जितना वेल्थ टैक्स भरना पड़ेगा। तो इफेक्ट क्या आएगी? या तो वो अपने फ्लैट को किराए पे दे देगा या तो बेच देगा। तो इस तरह से सप्लाई बढ़ जाएगा, तो अपने आप फ्लैट के दाम कम हो जाएंगे, जमीन के दाम कम हो जाएंगे। जिसके पास एकड़ के एकड़ जमीन है बॉम्बे के अंदर या तो कहीं भी किसी शहर के अंदर, जैसे सोनिया गांधी के जो ट्रस्ट है उसके पास दिल्ली में मीलों की मील जमीन है, तो जब ये कानून आएगा कि 1% जो प्रॉपर्टी का 1% वैल्यू ने टैक्स में देना है, तो अपने आप या तो वो जमीन किराए पे देंगे या तो बेचना शुरू कर देंगे। तो इफेक्टिव सप्लाई ऑफ लैंड विल इंक्रीज और उससे लैंड की प्राइस कम हो जाएगी, तो उद्योग धंधे बढ़ेंगे जो कि स्वदेशी में काम करेंगे। अब मेरा इसमें 2 आपसे रिक्वेस्ट है कि जब स्वदेशी की बात हो तो कानून के ड्राफ्ट पे फोकस हो, नारेबाजी से कुछ नहीं होगा। देखो, आप पेप्सी कोला के खिलाफ नारे लगाने हो तो लगा दो, तो क्या होगा? पेप्सी कोला एक जगह से फैक्ट्री लेके दूसरी जगह ले जाएगी।
आपने एक जगह नारेबाजी करके फैक्ट्री बंद करवा दी तो वो दूसरी जगह का प्रोडक्शन डबल कर देंगे। कानून यदि बनाएंगे कि WIOC कंपनी का कानून और दूसरा कि भाई खाने पीने की चीज में सिर्फ WIOC कंपनी आएगी, तो अपने आप पेप्सी को या तो जाना पड़ेगा या तो पेप्सी को शेयर किसी इंडियन कंपनी को बेच देने पड़ेंगे। दूसरा कि फोकस करना है हमें इंपॉर्टेंट चीज पे। इंपॉर्टेंट चीज यानी मोबाइल तो इंटरमीडिएट चीज हुई, हथियार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हथियार की हथियार में स्वदेशी होना चाहिए, माइनिंग में स्वदेशी होना चाहिए, मोटर गाड़ियां है, प्लेन है, फिर कंप्यूटर है, सेमीकंडक्टर चिप्स है, दवाइयां हैं, उस इंपॉर्टेंट एरिया में हमें स्वदेशी पे फोकस करना चाहिए। बहुत सारा टाइम हमारा कोका कोला मतलब ये कोल्ड ड्रिंक्स और साबुन और टूथपेस्ट और उसमें जाता है, वो जरूरी है, उसमें विदेशी कंपनियों को भगाना चाहिए। पर फोकस ऐसा ना हो कि 90% फोकस उस पर चला जाए कि जैसे कोका कोला का विरोध करेंगे तो उससे फायदा किसको होगा? उससे फायदा कोका कोला को ही हुआ। उससे फायदा कोका कोला को कैसे हुआ कि लोगों ने जो काले रंग का पेप्सी कोला और कोका कोला पीना बंद कर दिया, क्योंकि उसमें चीनी बहुत ज़्यादा है, उससे हेल्थ खराब हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। पूरी दुनिया में उसका कंजम्पशन कम हो रहा है, अमेरिका में भी उसका कंजम्पशन कम हो रहा है। तो लोगों ने ऑरेंज जूस पीना शुरू किया, नींबू पीना शुरू किया। कुछ ना कुछ तो आदमी पीने वाला है। जो आदमी ट्रेन में जाना वाला है, जो आदमी ट्रेन में जा रहा है, वो ऐसा तो नहीं है कि जेब में नींबू ग्लास और पानी की बोतल लेके जाएगा। यदि वो पेप्सी कोला और कोको कोला नहीं पिला तो उसने ऑरेंज जूस और नींबू पीना शुरू किया। तो ऑरेंज जूस इंडिया में कौन बनाता है? दोनों जो दो ऑरेंज जूस की ब्रांड है, एक पेप्सी कोला की है, कोको कोला की है। तो उसका 2 रुपया प्रॉफिट कोको कोला में कम हो गया तो 5 रुपया प्रॉफिट ऑरेंज जूस में बढ़ गया। नींबू में उसका 3 रुपया प्रॉफिट बढ़ गया। जो माजा कंपनी है, मुझे ठीक से नहीं पता, पर माजा भी शायद कोको कोला ने टेक ओवर कर लिया है। तो जो लोग मैंगो जूस पीते थे वो भी अब पैसा कोको कोला की जेब में जा रहा है। मतलब वो कानून के जरिए बंद होगा। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि ऑरेंज जूस पीना बंद करो, क्योंकि ऑरेंज जूस तो सेहत के लिए फायदेमंद है। ये तो नहीं कहेंगे कि एप्पल जूस पीना बंद करो, वो तो सेहत के लिए सेहत को कोई इतना नुकसान नहीं करता। तो इसी तरह से हम यदि साबुन का विरोध करेंगे तो कितना, मतलब एक आदमी खर्च के पूरी इनकम का एक गाड़ी खरीदता है, वो 20 लाख की आती है, 5 लाख की आती है, और आदमी पूरी जिंदगी साबुन खर्चता है। तो महीने का एक साबुन में मान लो साबुन आता है 10 रुपए से लेकर 100 रुपए का, पर 20 रुपए का मान लो, और एक महीना चलता है तो महीने का 240, साल का 240 रुपया, और वो आदमी 100 साल भी जीता है तो कितना हुआ? 24,000 रुपया। तो साबुन में विदेशी कंपनियां निकाल देनी चाहिए, वो बात से मैं एग्री करता हूँ। पर फिर ऐसा ना हो कि हम साबुन के पीछे पड़े रहे और गाड़ी हाथ से निकल जाए, कि एक साबुन के पीछे हमने 10-20 हजार का स्वदेशी बिजनेस बना दिया और उस समय मोटर गाड़ियां और एरोप्लेन हमारे ध्यान बाहर निकल गए और सीधे 5 लाख की गाड़ी विदेशी आ गई और 5 लाख का पैसा कैपिटल देश के बाहर चला गया। तो ये फोकस करने की जरूरत है कमोडिटी से। कमोडिटी और एक तरफ माइनिंग कि जो जमीन है और प्राकृतिक संसाधन है वो स्वदेशी यानी कि भारतीयों के पास ही रहने चाहिए, विदेशियों के हाथ में नहीं चाहिए। और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव गुड्स है, कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव गुड्स में शुरू होता है कॉमर्शियल प्लेन, फाइटर प्लेन, और ये मोटर कार, मोबाइल, टेलीफोन स्विच, ये सारे में जितनी हो सके उतनी ज्यादा हमें स्वदेशी कंपनी आए उसके लिए प्रयत्न करना है। तो अब मैं ये पूरे आधे घंटे की जो वीडियो है समराइज करता हूं। एक, स्वदेशी क्यों? इसलिए क्योंकि जितनी ज्यादा देश में चीजें बनेगी, हथियार जितनी ज्यादा चीजें बनेगी, जैसे कि कार, एरोप्लेन, मोबाइल फोन, टेलीकॉम स्विचेस जितनी ज्यादा बनेगी उतनी हमारे इंजीनियरों की कैपेबिलिटी बढ़ेगी। यदि हिंदुस्तान में गाड़ियों का इंजन बनेगा ही नहीं, इंजन इंपोर्ट होता है, यहाँ पे सिर्फ असेंबलिंग होता है, तो भारत के किसी इंजीनियर को इंजन बनाने का एक्सपीरियंस ही नहीं मिलेगा। जो मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस है वो क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें हथियार बनाने हैं। यदि मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपीरियंस नहीं आएगा तो हम कभी अच्छे हथियार नहीं बना पाएंगे। और हथियार बनाना क्यों जरूरी है? कि हथियार नहीं होंगे तो या तो हमें चीन गुलाम बना देगा, या तो अमेरिका गुलाम बना देगा, या तो पाकिस्तान गुलाम बना देगा, या कोई भी गुलाम बना देगा यदि हमारे पास हथियार नहीं होंगे। तो हमारे पास जितने हथियार होंगे उतनी हमारी स्वतंत्रता टिकी रहेगी। कि जैसे प्लासी का युद्ध 1757, रॉबर्ट क्लाइव क्यों वो युद्ध जीत गया? क्योंकि उसके पास जो तोप थी वो सिराजुद्दौला की तोप से उसका वजन
1/4 से भी कम था, और वो तोप है वो ज्यादा दूरी तक गोले फेंकती थी। तो रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के सारे बैल मार दिए और उसने सेना को थोड़ा पीछे खसेट दिया। तो सिराजुद्दौला की सेना के तोप इतने भारी थे कि वो तोप को खिसका नहीं पाए, और जो रॉबर्ट क्लाइव के सैनिक थे वो एक के बाद एक तोप के गोले फेंकते गए। तो सिराजुद्दौला का 80,000 का सैन्य सामने रॉबर्ट क्लाइव के सिर्फ 5,000 सैनिक, उसमें से भी गोरे सैनिक तो सिर्फ 100 से भी कम थे, बाकी भारतीय ही थे 4,900, मुश्किल से 100 सैनिक उसके गोरे थे। उन्होंने सिराजुद्दौला के 80,000 को सैन्य को हरा दिया। कहते हैं कि मीर जाफर की वजह से बात ठीक है, पर मीर जाफर है वो न्यूट्रल हो गया था। मीर जाफर है वो रॉबर्ट क्लाइव से मिल नहीं गया था, वो न्यूट्रल बन गया था। तो मीर जाफर के अंडर में जो 70-80 हजार की सेना थी वो न्यूट्रल हो गई, पर सिराजुद्दौला के अंडर डायरेक्टली उसके अंडर 80,000 से 1 लाख की सेना थी। वो भी रॉबर्ट क्लाइव के 5,000 सैनिकों के सामने हार गई। और रॉबर्ट क्लाइव के कितने सैनिक मरे? मुश्किल से 50-60। और सिराजुद्दौला के कितने सैनिक मरे? कोई गिनती नहीं है। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव की तोप थी, वो हल्की थी और फिर भी इतने भारी गोले वो दूर तक फेंक सकती थी। इसी तरह से 1857 का युद्ध हम क्यों हार गए? क्योंकि अंग्रेजों के पास राइफल्स थी, एनफील्ड राइफल। आप एनफील्ड गूगल करना है, एनफील्ड राइफल, उसकी खोज कुछ हुई थी 1852 के आसपास हुई थी, 1854। और उसी की गोले, उसी की बंदूक की गोली में अंग्रेजों ने जानबूझ के गाय और सुअर की चर्बी मिलाई ताकि हिंदुस्तानी सैनिकों को ईसाई बनाने में आसानी हो, और उसी के लेके बवाल खड़ा हुआ। तो विद्रोह शुरू हुआ तो हिंदुस्तान के सैनिकों ने बहुत सारे हथियार लूट लिए अंग्रेजों के। तो राइफल थी, गोले थे, सब कुछ थे, उससे वो लड़ते गए। लेकिन एक समय आया कि उनकी गोलियां खत्म हो गई। गोलियां खत्म हो गई तो वापस तीर भाले पे और तोप पे आ गए, पुरानी तोप पे। और दूसरी तरफ अंग्रेज सैनिकों के पास एनफील्ड राइफल थी, तो उसकी वजह से युद्ध में हार गए। आज अमेरिका क्यों दुनिया पे शासन कर रहा है? आज अमेरिका ने क्यों सऊदी अरेबिया को गुलाम बना लिया, कुवैत को गुलाम बना लिया, इराक को गुलाम बना लिया, लीबिया को गुलाम बना लिया? क्योंकि अमेरिका के पास एक से बढ़कर एक हथियार है, और ऐसे हथियार हमारे पास नहीं आए तो कल इंडिया को भी गुलाम बना देगा। और अमेरिका ने गुलाम नहीं बनाया तो चाइना गुलाम बना देगा, क्योंकि चाइना भी बड़े पैमाने पर हथियारों का उत्पादन कर रहा है। और एक दूसरा हम शॉर्टकट ले, देखो दुनिया में कभी शॉर्टकट काम नहीं आते। अंत में जो शॉर्टकट है वो लॉन्ग कट से डबल एक्सपेंसिव प्रूव होते हैं और इनएफिशिएंट प्रूव होते हैं। हम शॉर्टकट ले कि क्या झमेला करना था, ये फैक्ट्री बनाना और इंजीनियरों को ट्रेन करना, सीधा का सीधा रेडीमेड प्लेन फ्रांस से ले आओ। तो जिस दिन युद्ध शुरू होगा उस दिन फ्रांस कहेगा कि भाई ये जो खाने हैं वो हमको दे दो, वरना हम आपका प्लेन ही वो किल स्विच ऑन कर देंगे, प्लेन टेक ऑफ ही नहीं करेगा। तो वो हथियार हमें खुद बनाने, इसलिए हमें बड़ी संख्या में इंजीनियर चाहिए, काबिल इंजीनियर चाहिए। और उनको काबिलियत कब आएगी? भाई काबिलियत तभी आएगी जब उनको एक्सपीरियंस होगा। कॉलेज तो ठीक है, थ्योरी पढ़ाएगी, थोड़ा बहुत लैब में वर्क कराएगी, पर असली काबिलियत तो आदमी को जब वो चैलेंजिंग जॉब करता है वर्क पे, तब उसकी काबिलियत बढ़ती है। आज कॉलेज में से अच्छे कॉलेज में से पास हुए इंजीनियर को महीने का कितना मिलता है? 20-30 हजार, 40 हजार। और क्यों? 5 साल के एक्सपीरियंस, 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद उसी इंजीनियर को 1-2 लाख मिलते हैं, क्योंकि वो 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो उसकी वैल्यू ऐड करता है। तो हमारे इंजीनियरों को यदि हमें बड़ी संख्या में एक्सपीरियंस देना है तो हमें स्वदेशी लाना पड़ेगा। तो स्वदेशी को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? तो WIOC का कानून, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के 300% करना, जितने भी कॉम्प्लेक्स गुड है, बाय स्टेजेस, यानी पहले साल में 50% और फिर पहले साल में 100% और हर 3 महीने बाद 20% बढ़ती जाएगी 300% तक जाने की। तो ये सारे तरीके हैं। अब इसमें कुछ और डिटेल इंफॉर्मेशन मुझे देनी होगी, तो वो इस वीडियो का दूसरा पार्ट है, स्वदेशी 2, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, राइट टू रिकॉल ग्रुप चैनल पे, और उसमें मैंने उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया। धन्यवाद।